नॉर्थ गाजा नेजरिम कॉरिडोर, अभी कुछ घंटे पहले एक आईडीएफ का बुलडोजर, एक बड़ा ब्लास्ट उसमें हो गया, एक इजरायली सोल्जर मारा गया है। चारों तरफ हड़कंप मची है। कल जो विद्रोह हुआ था जनता का, जिस तरह की फर्जी एड इजराइल और अमेरिका मिलकर बांट रहे थे, उस तरह का एक दूसरा एड सेंटर ये लोग नॉर्थ गाजा में खोलने जा रहे थे, उसके लिए बुलडोजर आया था। और दूसरा वर्जन ये है कि वो बुलडोजर कुछ फिलिस्तीनियों घरों को डिमोलिश करने आया था। जो भी स्थिति हो, इस पूरे प्लान को हमास ने खत्म कर दिया है। बड़ा ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद और भी जो घटनाएं, जो लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि जो पहले की घटनाएं बाद में आ रही हैं जिनकी जानकारी, तो वैसे ही देखिए, आज 29 मई 2025 है और लगातार 27, 28, 29 मई की घटनाओं की भी एक फेहरिस्त आ रही है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यही है। आपसे फिर से मैं इल्तिजा करूंगा कि वीडियो अंत तक देखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। आज देखिए, जो दूसरी बड़ी खबर है वो जो कैसे वेस्ट बैंक में 22 नए सेटलमेंट्स इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून को धता बताते हुए कर रहा है, और उसमें एक वो ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट इन्वॉल्व है। मतलब इजराइल की आप हिम्मत देखिए, इस तरीके से इतनी मतलब ताकतवर एक छोटा सा देश, और पूरी दुनिया की जैसे ऐसा लगता है कि दे हैव देयर हैंड्स ऑन देयर बॉल्स। मतलब उनकी नस जैसे इजराइल के हाथ में है कि इंग्लैंड अमेरिका ने कुछ कहा या इंग्लैंड फ्रांस ने कुछ कहा तो तुरंत एक उन्होंने नस मरोड़ दी और इस तरह की कुछ बात कर दी। और मतलब ये, और दुनिया में कोई बताता इस बात को नहीं कि इजराइल का इतना पावर है, और इजराइल इस तरीके से हर जगह घुसा हुआ है। और हमास एक छोटी सी ताकत, सोचिए कितना बड़ा काम हमास ने किया कि इतनी बड़ी ताकत को, जो सबको दुनिया को ब्लैकमेल किए हुए है, भारत को भी ब्लैकमेल एक तरह से किए हुए है, उसको हमास ने बिल्कुल नीचा दिखा दिया। फिर देखिए तीसरी खबर, बड़ी चीज, आज करीब 67 फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुए। हम उसके भी डिटेल्स में जाएंगे। फिर चौथी एक बड़ी खबर है कि इजराइल ने अभी तक $40 बिलियन खर्च कर चुका है अपने इस पूरे जो एक वॉर उसने 7 अक्टूबर के बाद शुरू की, गाजा का इन्वेजन किया, अभी पहला किया, अभी दूसरा चल रहा है। तो इसका क्या, इसकी पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, तो ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पांचवा, सीज फायर को लेके विटकॉफ का, जो ट्रंप के एनवॉय हैं, उनका नया प्रपोजल आया, उस पर बात करेंगे। छठा, यमन ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सातवां, ईरान को लेके एक बड़ी जद्दोजहद अमेरिका में चल रही है, अमेरिका और इजराइल के बीच भी चल रही है। आठवीं खबर, जो इंटरनेशनल अरीना में खासतौर पे कनाडा, चिले ने क्या एंटी इजराइल कुछ मूव्स किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो डिफरेंसेस और भी एरिनाज में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, स्पेशली रशिया को लेके, चाइना को लेके, तमाम और मसलों को लेके। फिर देखिए सीरिया और लेबनान, इस पे हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम शुरू करते हैं कि जो इजरायली आईडीएफ बुलडोजर में जो ब्लास्ट हुआ है। अब ये नेत्जरिम कॉरिडोर में जो एक वर्जन आ रहा है कि वहां पर बुलडोजर्स गए थे आईडीएफ सोल्जर्स के साथ, जो कुछ फिलिस्तीनियों के घर उड़ाना चाहते थे, और वो घर उड़ाना जा ही रहे थे कि वहां ब्लास्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नहीं समझ में अभी तक आ रहा है कि वो जमीन में एक्सप्लोजिव गड़ा था और रिमोट से डिटोनेट किया हमास ने, कि वो बुलडोजर के अंदर उन्होंने पहले से ही एक्सप्लोजिव डाल रखा था, किया हमास ने, वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कहां से ब्लास्ट हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बुलडोजर में एक्सप्लोजिव रखे हुए थे तो इसका मतलब है कि वो बुलडोजर कई चेक पॉइंट से गुजरता है, उन सब को ये मतलब एक इस तरह का एक्सप्लोजिव जिसने तमाम चेक पॉइंट्स को एक तरह से धोखा दिया, उनको अंधेरे में रखा, और हमास की ये बड़ी सफलता है। और अगर वो जमीन में है था तब भी बड़ी सफलता है, क्योंकि जब इजराइल अभी 50 से 60 हजार फौज गाजा के अंदर है, उनका कहना है कि हम पूरे एरिया को हमने बाकायदा अपनी मशीन से देख लिया है कि नीचे बम है कि नहीं, और वहां पर देखिए ये एक्सप्लोजन हो गया। इसका मतलब साफ है कि इतने गैप्स हैं इजराइल में, और हमास ने इतने डीपली स्टडी किया है। देखिए यही याह्या सिनवार जो कहा करते थे कि मैं इतना हिब्रू इतना पढ़ लूंगा, इजराइल को इतना समझ लूंगा, अंदर घुस के उसकी अतड़ ही निकाल लूंगा, ये सिनवार कहते थे। वही हो रहा है।
वही हो रहा है, ये उन्हीं का बनाया हुआ पूरा प्लान है, उनका, मोहम्मद दैफ का। और ये देखिए सफलता की ओर किस तरह से जा रहा है। अगर अच्छा, और दूसरी बात, जो अगर वहां पर जो एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नया बनाना चाह रहे थे वो भी ध्वस्त हो गया। पहले ही पिछली बार तो मतलब कल तो हमास ने विद्रोह करवाया, अब की बार तो पहले ही ध्वस्त कर दिया, मतलब कोई चांस ही उसमें नहीं बची। उसके बाद आप देखिए जो गाजा के ये आईडीएफ के खिलाफ जो हमास ने गाजा में स्टोन्स ऑफ डेविड नामक अभियान चलाया है, तो उसमें पहले बैटल ऑफ द स्वॉर्ड चलाया था, अभी स्टोन्स ऑफ डेविड। इसमें 2 मरकबा टैंक्स 26, ये अलग है, जो अभी मैं आपको जो 2 दिन से बता रहा हूं उससे अलग है। ये 26 तारीख को 2 मरकबा टैंक्स उड़ाए गए। 28 तारीख को बेतलहिया में मरकबा टैंक को यासीन 105 एंटी टैंक मिसाइल से उड़ा दिया। उसका वीडियो मेरे एक्स हैंडल पे पड़ा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इसके साथ आपको देंगे, और आप उसमें ज़रूर जाके देखिएगा। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि टेलीग्राम चैनल के भी हमारे सब्सक्राइबर्स आप लोग बढ़वाइए। तो इसमें देखिए जो ये आप प्रिसिशन देखिएगा जो उस वीडियो में, और फिर उस वीडियो के बाद एक दूसरा 2 वीडियो आज मैंने डाले हैं जो हमास ने जिस तरीके से मारा है। और ये तो 28 तारीख की घटना का, यानी कल की घटना का आज वीडियो आ गया। और वो जो है, वो जो ये जो बेतलहिया वाला जिसमें मरकबा टैंक सीधे दिख रहा है कि हमास ने उड़ाया। उसके बाद जो 27 तारीख को 2 घटनाएं हुई थी उसके भी वीडियो आ गए। और ये जो 2 घटनाएं थी, इनमें गाजा में शुजैया में जो स्नाइपर को मारा था, हमने आपको बताया था 27 तारीख को हमास ने एक इजरायली स्नाइपर को ढूंढ के मारा। कल भी मैंने आपको बताया था, ये कई जगह हो रहा है, लेकिन 27 वाले का वीडियो आ गया। अच्छा, वो वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है, उसमें साउंड नहीं है। जो दूसरा वीडियो है स्नाइपर वाला, टैंक वाले में तो है पूरा, जो स्नाइपर वाला वीडियो है वो आप देखिएगा, उसमें साउंड नहीं है। उसमें एक खिड़की आप देखेंगे, उसमें से एक कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, वो इजरायली सोल्जर है। इतनी दूर से मारा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। और ये स्नाइपर कहां घुसा हुआ था, अकेला। और मैंने आपसे कहा था स्नाइपर्स को छोड़ दिया जाता है कि तुम मारते रहो। अरे कितने सिविलियंस को इन्होंने ऐसे मारा है गाजा के, जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है। जो बमबारी में मारे जाते हैं उनको वो तो दिख भी जाते हैं, जो स्नाइपर फायर में मारे गए हैं हजारों, उनके बारे में रिकॉर्ड ही नहीं है अभी। और उन स्नाइपर्स को ढूंढ ढूंढ के हमास मार रहा है, हर स्तर पे देखिए हमास लड़ रहा है। उसके बाद जो स्नाइपर को मारा, और फिर उसी वीडियो में, स्नाइपर वाले वीडियो में थोड़ा आगे चल के एक घर में इजरायली फोर्सेस छुपे हुए हैं, अल अतराता बेतलहिया में, वहां पर उसको आरपीजी शेल से उड़ा दिया। इसमें भी ये दोनों घटनाएं 27 तारीख की। उसके बाद देखिए एक और बड़ा जबरदस्त वीडियो जो भी मैंने डाला है, 3rd वीडियो, आपको पोस्ट भी किया है मैंने, नहीं शायद वो वाला पोस्ट नहीं किया, वो बाकी किया है, हो सकता है किया, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो इसमें जो है एक पहली, मतलब बहुत दिनों बाद पहले हमने देखा था कि सैम 7 मिसाइल से इजरायली हेलीकॉप्टर कैसे हमास ने उड़ाए हैं, बहुत मतलब आज से करीब 4-5 महीना पहले, जहां पर एक ड्रोन, एक पूरा मतलब एक हमास का फाइटर है, वो निशाना साध रहा है, उसके पास एक मेरे ख्याल से घौल राइफल। अब घौल राइफल जो है वो जैसे किसी स्नाइपर को मारना हो या पास की किसी टारगेट को मार रहा हो, वो है, लेकिन वो निशाना ऐसा उसने लगाया कि ड्रोन हवा में है और ड्रोन पे लग गया निशाना, पूरा दिख रहा है ड्रोन पे। उसने मार के ड्रोन गिराया, और ड्रोन गिराने के बाद उस ड्रोन को कब्जे में हमास के फाइटर्स ने ले लिया, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के और भी ग्रुप्स वहां पर आ गए, उन्होंने ले लिया, और फिर उस ड्रोन को दिखाया बकायदा वीडियो में कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज है, ये किस तरीके से इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये जो मैपिंग कर रहा था, जो पिक्चर्स भेज रहा था, वो पूरा इस चक्कर में था कि हमास की टनल्स को हम पता लगाएं। ये इसके अंदर पूरा एक डिजिटल एक इकोसिस्टम था, पूरा एक अपना डिजिटल इकोसिस्टम था, बहुत ही ज़्यादा। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कम से कम ये आप समझ लीजिए कि $2 से $3 मिलियन मिनिमम उसका ये होगा। और इस तरह का ये दूसरा जब से जो 18 मार्च से जो नेतन्याहू ने दोबारा गाजा के इन्वेजन शुरू किया है, उसके बाद से ये तीसरा या चौथा ये ड्रोन है जो कब्जे में आया है। उसके बाद जो देखिए हमास ने फिर वही बात, जो गैंग्स और क्रिमिनल्स
इसराइल ने छोड़ रखे हैं कि जो एड को लूट रहे हैं, क्योंकि कुछ एड हमास खुद भी जुटा रहा है, कुछ और भी बाहर से आ रही है। अमेरिका इसराइल जो दे रहे हैं वो तो फर्जी है, लेकिन वैसे जो एड आ रही है उसको लूटने में लोग लगे हुए हैं। और हमास ने पहले 10 लोगों को करीब शूट एट साइट का ऑर्डर देते हुए 10 लोगों को मारा था, जो इस तरीके की क्रिमिनल फोर्सेज है फिलिस्तीनियों के अंदर, उनको मारा था। फिर आज सजा दी है। और ये एक बड़े इजरायली सेना का एक हथियारों का जखीरा जो क्रिमिनल्स को पहुंचाया जा रहा था वो पकड़ लिया हमास ने। अब आप सोचिए, पहले आप केवल सुनते होंगे कि हथियार ईरान से लेबनान जा रहे हैं, सीरिया में पकड़ लिए गए। अभी 8 दिसंबर के बाद ये जो जुलानी है, ये जो इजरायली एजेंट है, इसके नेतृत्व में अब आप ये सुन रहे हैं कि हमास ने, जो इजराइल अपराधियों को हथियार भेज रहा है, हमास ने पकड़ लिया। अब आप बताइए कितना बड़ा ये चेंज है, और ये दिखाता है कि हमास कैसे विकसित हो रहा है। उसके बाद देखिए, जो वेस्ट बैंक में जो 22 नए सेटलमेंट्स इजराइल ने जो घोषणा की है, एक तो इंटरनेशनल लॉ के तहत वो इलीगल है। इंटरनेशनल लॉ के तहत वेस्ट बैंक में कहीं भी सेटलमेंट बनाना इलीगल है, लेकिन 6 लाख लोग वहां रह रहे हैं, 6 लाख इजरायली, करीब 30 लाख वहां फिलिस्तीनी हैं और 6 लाख इजरायली हैं, वो सब इलीगल हैं। और इसी को लेके जो यूरोपियन कंट्रीज जो इधर नाराज हुई इजराइल से कि बच्चों को तो मार रहे हो, उस बात पे, हालांकि वो ढकोसला भी हो सकता है, घड़ियाली आंसू भी हो सकते हैं, तो वो जो है वो इसी चीज को लेके है। वो यूरोपियन कंट्रीज कह रही है हम सैंक्शंस लगाएंगे तुमने अगर नए सेटलमेंट्स बनाए। इधर इजराइल उसको एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वो यूरोपियन कंट्री से कह रहा है अगर तुमने सैंक्शंस लगाए तो हम 22 से 44 कर देंगे, हम 44 से 88 कर देंगे, हम सेटलमेंट बढ़ाते जाएंगे, क्या उखाड़ लोगे हम देख लेंगे, तुम सैंक्शंस लगाओ हम बढ़ाते जाएंगे। अब ये देखिए जो अब यहां पर नर्व्स की लड़ाई है। क्या यूरोप इतना, मतलब ठीक है, यूरोप तो पतनशील समाज है, गिर रहा है, उसका समय खत्म हो गया, उसने 500 साल दुनिया पे राज किया, हम लोग सब उसके गुलाम थे एक समय, कभी ना कभी। पूरी जो आज ग्लोबल साउथ है, जो आज विकासशील देश हैं, कभी ना कभी सब यूरोप के गुलाम थे। लेकिन अब समय चला गया, यूरोप खत्म हो गया। और अब जो है, जो यूरोप ह्यूमन राइट्स को लेकर चैंपियन किया था कि देखिए हमने सारे अपने राज छोड़ दिए, कॉलोनीज को फ्री कर दिया, अरे तुम्हारे बाप ने नहीं फ्री किया, हम लोग ने लड़ के लिया, चलो वो अलग बात है। तो लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 1948 के बाद से कहना शुरू किया कि हम तो ह्यूमन राइट्स और ये सब की है, इनकी कलई अब खुल गई इजराइल में, इतनी देर बाद बोले हैं जाके, और उसमें भी इजराइल ब्लैकमेल कर रहा है। तो आप देखिए इन पे कोई भरोसा नहीं, लेकिन इनका कोई दम भी नहीं है। वो दिख गया यूक्रेन में, जो ये रशिया ने अकेले पीट दिया इन लोगों को, सारे यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि यूक्रेन अकेले थोड़ा लड़ा, सब लड़ रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सब ने वहां हथियार भेजे, रशिया ने सबको पीटा। तो अब ये देखिए, जो एक जो पूरी जो एक परिस्थिति है, इसमें ब्लैकमेल के रूप में इसको यूज किया जा रहा है सेटलमेंट्स को। उसके बाद देखिए, आज करीब 67 फिलिस्तीनी सिविलियंस आज शहीद हुए, और ये एक बहुत ही दुखद, एक जो कि मैं रोज कहता हूं कि आंकड़े बताना जरूरी है, लेकिन आंकड़ों पर आंसू बहाना भी जरूरी है। तो वो जो पहलू है उसको हमेशा ध्यान में रखना ये चाहिए। फिर देखिए चौथी खबर, इजराइल का जो नुकसान हो रहा है, करीब $40 बिलियन अभी तक ये लोग खर्च कर चुके। $40 बिलियन, मतलब $10 बिलियन 1000 करोड़ होता है, तो यानी आप समझ लीजिए $4000 करोड़, और $1000 करोड़ 85,000 करोड़ रुपए होता है, तो 85,000 करोड़ इंटू 4 कर लीजिए। ये इजराइल ने केवल वॉर में खर्च किया है। जो बाकी जगह से जो उसका डेट है, यानी जो उसने उधार लिया है, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। उधार के मामले में इसकी जो अपनी जीडीपी का 6% इसको उधार का सूद चुकाने में लग रहा है। अंदर से इजराइल पूरा जर्जर हो गया है, इंटरेस्ट पेमेंट्स डिफॉल्ट कर गया है कई जगह, पब्लिक डेट यानी जो सरकार अपनी ट्रेजरी से डेट लेती है वो डबल या बल्कि ट्रिपल हो गया है। और ये सारे आंकड़े कैलकुलिस्ट नाम की संस्था है, आप देख लीजिए गूगल में, उसमें आप जाके टाइप कर लीजिए कि हाउ मच इजराइल हैज स्पेंट ड्यूरिंग द करंट वॉर, तो वो आपको सब मिल जाएगा। और इसमें और एक बात आई है जो कि बहुत ही, जो कैलकुलिस्ट ने बताइए इस चीज को हिंट किया है, लेकिन जो बात इजरायली हिब्रू प्रेस ने छापी है उसको कैलकुलिस्ट ने नहीं छापा है, कि
कम से कम 57,000 जो लोग हैं, वो जो मैंने आपको बताया था कि इतनी माओं ने आवेदन दिया है कि हमारे बच्चे घायल हैं, मतलब बच्चे क्या, सब राक्षस हैं जिन्होंने बच्चों को मारा है, लेकिन माँ उनकी उनके लिए रो रही है। उसमें बात आई है कि वही जो एक 7 से 8 महीने पहले मैंने वो स्टोरी, बल्कि उससे भी पहले, मेरे ख्याल से फरवरी 2024, 1 साल से ऊपर हो गया मैंने जो स्टोरी ब्रेक की थी, आज वो फिर से कंफर्म हुई। 1 लाख विकलांग इजरायली सेना में हो गए हैं 7 अक्टूबर 2023 के बाद से। अब आप बताओ, 1 लाख विकलांग, और हमास जिस तरह से मारता है, जो लोग कहते हैं कि भाई साहब वो घायल ही क्यों होते हैं, घायल देखिए, हमास जिस तरह से गुरिल्ला फाइटर्स होते हैं वो ऐसे ही मारते हैं। वो किसी का पैर उड़ा देते हैं, किसी का हाथ उड़ा देते हैं। आप देखिएगा तो वियतनाम में 58,000 अमेरिकन मारे गए, घायल लेकिन कितने हुए, 3.5 लाख, करीब 3.5 लाख। अभी तक उसका रियल फिगर अमेरिका जैसा देश नहीं दिया, मतलब अभी तक दे नहीं पाया, या देने की उसने कोशिश ही नहीं की, दबा गया। वहां भी करीब 2 से 2.5 लाख विकलांग। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर होती है। और हमास ने देखिए आज ही बुलडोजर पे जब पूरा ब्लास्ट हुआ होगा, तो हो सकता है, अच्छा अभी तो आया है कि वो एक मारा गया, उसके साथ 2-3 और लोग थे, वो घायल हुए। तो उनका, अब घायल होने का मतलब ये नहीं कि गोली यहां से निकल गई, वो पिक्चरों वाला नहीं, इसमें पैर उड़ता है, सीधे हाथ उड़ जाता, आदमी खत्म है। तो आप सोचिए 70 लाख के देश में 1 लाख अगर विकलांग हो गए तो कितना बड़ा अचीवमेंट ये हमास का है। और ये दोबारा कंफर्म हो रहा है। 1 साल पहले ये फिगर आई थी करीब 70,000 80,000 की, अब 1 लाख पहुंच गई है। 70,000 की, मैं फिर से रिपीट करो, 70,000 की फिगर आई थी 1 साल पहले, अब 1 लाख पहुंच गई। ये है हाल हुआ है अंदर से, ये हाल हमास ने इजरायलियों का किया है। उसके बाद देखिए जो 5वां पॉइंट है वो है विटकॉफ प्रपोजल, जो सीज फायर की बातचीत चली। अब सीज फायर की बातचीत में क्या हो रहा है कि हमास, मैंने आपको बताया था, सीधे अमेरिका से बात कर रहा है। बीच में है बिशारा बाहबा। अब बिशारा बाहबा कौन है? बिशारा बाहबा, मैंने शायद बताया था आपको, ये फिलिस्तीनी है जो अमेरिका में रहते हैं, और ये पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत ही स्ट्रांग सपोर्टर थे। लेकिन जब बाइडेन ने गाजा जेनोसाइड में बाइडेन का जो गंदा रोल रहा, उसको देखते हुए ये रिपब्लिकन हो गए, लास्ट में ट्रंप को सपोर्ट कर दिया। और ट्रंप ने इनका नाम लेके बोला कि इसने हमको सपोर्ट किया है। और देखिए इसीलिए ट्रंप दबता भी है, जो भी ट्रंप थोड़ा बहुत दब रहा है, वरना रिपब्लिकन पार्टी के पावर में आते, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी को इजराइल अपना नेचुरल दोस्त मानती है। वो तो डेमोक्रेटिक पार्टी को थोड़ा शक की निगाह से देखती है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी बढ़ चढ़ के इस बार इलेक्शन जीतने के लिए कि पैसा मिलेगा, इजराइल को सपोर्ट कर दिया। लेकिन दाम उनका उल्टा पड़ गया, रिपब्लिकन जीत गए, मुस्लिम वोट शिफ्ट हो गया। जो जूइश वोट है, जो नए हमारे सब्सक्राइबर्स जो उनको बता दें, जो 5 नवंबर 2024 को अमेरिका के इलेक्शंस हुए, उसमें ट्रंप 3% से केवल जीता है। और वो 3% के फर्क में जूज ने ज्यादा, सोचिए आप, जूज ने ज्यादा बाइडेन को वोट दिया, यानी कमला हैरिस को। और मुस्लिम्स का वोट, जो कि पक्का वोट था डेमोक्रेट्स का, वो शिफ्ट हो गया। और उसमें इस आदमी का बीरशाबा बाहबे, इसका बहुत बड़ा रोल है, बिजनेसमैन है ये। और यही सीधे विटकॉफ और हमास की बातचीत करा रहा है, इजराइल को नकार के। इजराइल अलग से अपने इनवॉइस भेज रहा है सीधे वॉशिंगटन, रॉन डर्मर वगैरह, जो विटकॉफ से मिले। अब जो विटकॉफ ने जो प्रपोजल दिया है, उसके हिसाब से कुछ इस तरह का है कि करीब 60 दिन का सीज फायर होगा। और उस 60 दिन के सीज फायर में इजराइल अपनी सेनाएं विड्रॉ करेगा, हमास करीब 10 कैदी छोड़ेगा, 10 जिंदा, 10 डेड बॉडीज, वो भी 2 फेजेज में। और उस दौरान परमानेंट सीज फायर की बात होगी इसमें। लेकिन अभी वही कंफ्यूजन है कि टेम्पररी सीज फायर इसको कहा जाए कि परमानेंट सीज फायर कहा जाए। इजराइल इससे कभी भी पलट भी सकता है। दूसरी बात, इस बार हमास ने गारंटी मांगी है अमेरिका से, तुम गारंटी दो। अब अमेरिका गारंटी यही दे सकता है कि हम अपनी फौजें उतारेंगे। अमेरिका अपनी फौजें उतारता है, चाहे वो इजराइल की तरफ से उतारे या इजराइल के खिलाफ उतारे, दोनों ही स्थितियों में अमेरिका फंस गया है। क्योंकि फौजों का मतलब यह है कि एक तो ट्रंप का वो खत्म, रसूख खत्म, ट्रंप ने जो कहा था हम नहीं, कि हम फौजें कहीं जाने नहीं देंगे, वो खत्म। और उसके बाद इधर इजराइल से और अमेरिका में फिर ऐसी दुश्मनी हो जाएगी कि फिर उसका सीधा फायदा हमास को होगा, पूरे अरब जगत को होगा। वो अरब जगत उठाना चाहे ना उठाना चाहे, हमास तो उठाएगा।
क्योंकि हमास ही अरब जगत का भविष्य है। अरब जगत का भविष्य सऊदी अरेबिया नहीं है, अरब जगत का भविष्य इजिप्ट नहीं है, कतार नहीं है, यूएई नहीं है, कुवैत नहीं है ना। अरब दुनिया का भविष्य फिलिस्तीन, जो कि नया राष्ट्र बनेगा। तो ये जो देखिए पूरा पहलू है। और आपको मैं बताऊं, एक थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूं, भाजपा के जहरीले लोग जैसे निशिकांत दुबे, वो अभी कल एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हमने देखिए हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है, हमने हमें कभी भी फिलिस्तीनियों से अपने संबंध नहीं खराब किए हैं, हम देखिए हम 2 स्टेट सोल्यूशन है। उन्होंने ये इजराइल के नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा कि हम बार 2-3 बार कहा, निशिकांत दुबे जैसे जहरीले, जिससे उस तरह की बातें और उस तरह के जो वक्तव्य दिलवाए जाते हैं। अब यहां पर देखिए जो विटकॉफ का प्रपोजल है, अब देखना है कि ये किस तरफ जाएगा, क्योंकि विटकॉफ ने भी अपने इस तरह के कुछ बयान दिए हैं कि ये अभी मतलब ये टेम्पररी सीज फायर है, हमास को कहा गया परमानेंट सीज फायर है, या फिर परमानेंट सीज फायर की बातचीत इस टेम्पररी सीज फायर में शुरू होगी। लेकिन इसमें सवाल यह है कि इजराइल ने दोबारा इन्वेड किया है, कितने मिलियन डॉलर उसने खर्च किए हैं इस सेकेंड इन्वेजन में। 60,000 इजरायली सोल्जर्स अंदर हैं, उनको वापस बुलाना। अब ये देखिए, ये अंतिम है, ये नेतन्याहू के ताबूत में अंतिम कील है, क्योंकि इसके बाद देखिए जो डोमेस्टिक ओपोजिशन है बहुत ज्यादा है। कल इजरायली ये प्रोटेस्टर्स, जिन्हें जो होस्टेजेस हैं गाजा में, उनके रिलेटिव्स, ये लोग नेतन्याहू के ऑफिस में घुस गए, कोई कहीं घुस जा रहा है, कोई पुलिस हेडक्वार्टर में घुस जा रहा है। इस तरह की चीजें शुरू हो रही। जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो हरेदीज हैं, जिनके यहाँ युद्ध लड़ना मना है, जो वो वाले जूस हैं, उनकी जो एक पार्टी शास पार्टी, उसके 7 MP हैं नेतन्याहू के कोलिशन में, और 120 जो मेंबर का पार्लियामेंट है इसराइल का, उसमें 64 सीटें केवल नेतन्याहू की पार्टी के पास नहीं, वो तो उसका तो 20 भी नहीं है। पूरा मिला के पूरा जो राइट विंग कोलिशन बना, उसमें अगर 7 MPs ने विड्रॉ कर लिया इस सवाल पे कि जो बिल लाया जा रहा है कि हैरेदीस को कंपल्सरली हम कॉन्स्क्रिप्ट करेंगे, जबरदस्ती हम उनको फ्रंट पे भेजेंगे, इस सवाल पे अगर शास पार्टी, जो कि उनकी पार्टी है, उसने विड्रॉ कर लिया, तो क्या होगा आप सोचिए। 64 से वो 57 रह जाएंगे, और उसके बाद उधर से ऑपोजिशन का जो पक्ष मजबूत हो जाएगा। ऑपोजिशन कुछ बेहतर नहीं है, वो भी ज़ायनिस्ट है, लेकिन वो कम से कम जो अभी युद्ध चल रहा है उसको रुकवा देगा, क्योंकि उसको उसी बात के लिए उसको सत्ता में लाया जाएगा। तो ये एक पूरी देखिए खींचातानी चल रही है, और इसको लेके एक माहौल बहुत गर्म है इजराइल। उसके बाद देखिए यमन ने कह दिया है, कल जो यमन के एयरपोर्ट पे हमला हुआ, यमन ने कहा अब जो हम करेंगे, और यमन देखिए वो नहीं जो गीदड़ भपकी देता है, अब आप देख चुके हैं। यमन ने कहा कि अब इजराइल तैयार हो जाए, अब जो हम देंगे। और ये बात किसने कही? ये यमन के जो प्रेसिडेंट हैं महदी अल मशद, ये बहुत कम आते हैं बाहर, महदी अल मशद ने कहा कि अब जो हम लोग करेंगे, हम पीछे हटना तो छोड़ दीजिए, अब हम जो घुस के और मारेंगे। और अभी जो हमारे ICBMs हैं, भाई यमन के पास ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज पाकिस्तान के पास जो वेपन्स है उनसे ज़्यादा है। भारत के पास तो टेक्निकली या थ्योरेटिकली हैं, भारत ने दिखाए नहीं है 1000-2000 रेंज वाले, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है वहाँ। पाकिस्तान पे जो अभी हुआ वो तो 100-150 किलोमीटर। अब जो यमन ने लेकिन जब तेल अवीव में मार दिया, जो कि करीब 1,500 से 2,000 किलोमीटर दूर है, तो वो तो साबित हो गया ना कि यमन के पास ICBM है। तो यमन ने जो ICBM इस्तेमाल की धमकी दी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद देखिए जो आज फिर देखिए अजूबा, सऊदी अरेबिया ने ईरान को मैसेज भेजा दोस्ती का। अच्छा, दोस्ती दोनों में चाइना करा चुका है, मतलब, और अमेरिका ने फिर से फूट कराने की कोशिश की, जिसको सऊदी अरेबिया ने बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया। वो बात सच है। लेकिन सऊदी अरेबिया दूसरी तरफ फ्रांस वगैरह के साथ मिलकर ये भी लॉबिंग कर रहा है कि हमास किसी तरह से खत्म हो और कुछ ऐसी सरकार बने। फिलिस्तीनी राज्य चाहता है सऊदी अरेबिया, लेकिन ऐसा राज चाहता है जो कठपुतली उसकी कठपुतली रहे, सऊदी अरेबिया। तो अब ये और ये हमास होने नहीं देगा। तो ये देखिए यहां पर पूरी एक मामला फंसा हुआ है। ईरान के कुछ नेशनल्स जो सऊदी अरेबिया ने कई साल
पहले पकड़े थे उनको छोड़ दिया गया है। और वहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर अरागची हैं, उन्होंने ये सऊदी अरेबिया को मैसेज भी भेजा है कि हम लोग को ये देखना चाहिए, और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज, हम लोग को ये देखना चाहिए कि कोई बाहरी ताकत हम लोगों के अंदर डिस्कॉर्ड ना पैदा कर सके। अच्छा, इसको लेके भी आप देखिए तो जो ट्रंप ने बयान दिया है, क्योंकि ये एक मामला उछल गया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को डांटा है फोन पे, तो नेतन्याहू ने ट्रंप ने आज खुद क्लैरिफाई किया। ट्रंप ने कहा हमने डांटा नहीं, हमने उसको कहा, हमने कहा कि देखो अभी ईरान की बात करना कि ईरान पे हमला करो अप्रोप्रिएट नहीं है। ईरान से बातचीत चल रही है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं डील के लिए, डील अगर नहीं होती है तब कुछ कहो तो बात समझ में आती है, अभी बार बार क्यों कह रहे हो। तो ये बात एक ट्रंप ने रिकॉर्ड में रख दी कि ये हमने कहा और नेतन्याहू ने डिनाई नहीं किया। अब ये वो वाली बात नहीं है कि भारत पाकिस्तान में हमने ट्रूस करा दिया, उससे मत जोड़ के देखिए। वो ये इसकी अलग गंभीरता है और ये गंभीर बात है, और इसको लेके ट्रंप ने कहा है और किसी ने उसको निगेट भी नहीं किया। उसके बाद देखिए जो लैटिन अमेरिका की कंट्री है चिले, उसने कहा है कि हम सारे जो उनके मिलिट्री अटैचीज हैं, जो इजराइल जो चिले की एम्बेसी इजराइल में है, वो अपने सारे मिलिट्री अटैचीज वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, वो अपना स्टाफ वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है, खुद ही विड्रॉ कर रहे हैं। और आप जो कोलंबिया ने संबंध तोड़ दिए सारे, आयरलैंड सैंक्शन इम्पोज करने जा रहा है, स्पेन की पूरी बात आ रही है, कनाडा में भी आज प्रदर्शन बड़े बड़े हुए और कनाडा की गवर्नमेंट ने फिर कहा है कि इजराइल पे हम सैंक्शन लगाएंगे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इजराइल के अंदर भी वकीलों का एक बड़े ग्रुप ने इजराइल में, इस बार इजराइल में, अभी पहले इंग्लैंड और फ्रांस के वकीलों ने लिखा था, इस बार इजराइल के वकीलों ने यह लिखा है कि जो शिनबेत का नया चीफ नेतन्याहू ने अपॉइंट किया है, डेविड जिन्नी, जिसका बताया था सारा नेतन्याहू उसकी वाइफ के साथ कुछ मामला था, तो वो जो डेविड जिन्नी है उसको अपॉइंट करना ही गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। अब वो सुप्रीम कोर्ट से तो ठनी हुई है नेतन्याहू की, आर या पार की लड़ाई है, वो कभी भी वो पहलू उभर के सामने आ सकता है। उसके बाद लेबनान में देखिए एक बड़ा सवाल आज उसका जवाब आया है कि अभी तक हिजबुल्लाह क्यों चुप है, जो आप लोगों ने भी बहुत पूछा, तो उस पर देखिए बात आई है, हिजबुल्लाह के लोगों ने खुद कहा, उन्होंने कहा देखिए हम चुप नहीं हैं, हम पूरा ये मौका दे रहे हैं कि जो लेबनान की जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको हम इजराइल के विरोध में खड़ा कर सकें, और ये हो सकता है हम फेल कर जाएं, हम खड़ा ना कर पाए और वॉर फिर आ जाए, और हम उसके लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर किसी को ये कहने को नहीं रह जाएगा कि तुमने कोशिश नहीं की। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, कोई ये नहीं कह सकता है कि लेबनान ने कोशिश नहीं की, उसने देखिए अपना एक तरफा, लेबनान कहेगा हिजबुल्लाह ने कोशिश नहीं की, हिजबुल्लाह ने कोशिश नहीं की। हिजबुल्लाह कहेगा कि हमने पूरी तरह से लेबनान की बाकी फोर्सेस को साथ लेने की पूरी हमने कवायद की, पूरा हम चुप रहे, हमारे हथियार चुप रहे महीनों, गाजा में भुखमरी थी, हमको मदद करनी चाहिए थी, हमारे हथियार चुप रहे। लेकिन अगर अभी भी वो नहीं माने तब हथियार बोलेंगे, और उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं कह पाएगा। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।